बहुत स्वागत भी हो आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। हूं सौरभ शर्मा, रोज की तरह आपके साथ वो प्रोग्राम जब बातें करते हैं हम बिल्कुल खुलकर, और महाराष्ट्र में तो खुलकर करनी पड़ ही रही हैं, क्योंकि क्या हो रहा है अंदर खाने ये भी तो आपको बताना है। अब देखिए 4 दिन के बाद तो ठाणे मुंबई कहिए लौटे हैं मुख्यमंत्री, केयरटेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी। अब वो नाराज हैं, वो कोप भवन में चले गए थे, उनको किसी ने फोन नहीं किया मनाने के लिए, इस बात से वो और बिगड़ गए हैं। तमाम तरीके की बातें कही जा रही हैं। इतना वो पहले बस कह चुके थे कि मुख्यमंत्री बीजेपी वाले तय कर लें, हम उसके साथ हैं। अब बीजेपी वालों ने क्या तय किया वो बीजेपी वालों ने भी नहीं बताया। आज जाकर के जब कल विधायक दल की बैठक होनी ही है और उसके लिए ऑब्जर्वर वगैरह सब कल ही तय हो गए थे, तब जाकर के खुलकर अब महाराष्ट्र के जो बीजेपी की चुनकर विधायक आए उन्होंने कहना शुरू किया कि देवेंद्र फडणवीस ही हमको चाहिए, देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनने चाहिए, वही केवल गठबंधन को साथ में लेकर के चल सकते हैं, तमाम तरीके की बातें। तो ये भी एक संकेत होता है कि भाई अब बात बन गई है। अब खुलकर उन लोगों ने इस बात को कहना शुरू कर दिया। एकनाथ शिंदे साहब का जहां तक सवाल है, आज दिन में अचानक उनकी तबीयत खराब हुई और ये आया मैसेज कि वो चेकअप के लिए अस्पताल जा रहे हैं। तो लगा कि भाई ये शपथ ग्रहण जो परसों होना है इसी पर कहीं ग्रहण तो नहीं लग जाएगा। लेकिन अच्छा ही रहा कि वो 1-1.5 घंटे के बाद खुद ही बाहर आ गए, अपना चेकअप वगैरह कराने गए थे, सब कुछ ठीक है। लेकिन कहाँ उन्होंने कुछ नहीं उसके बाद से। अजीत पवार जी यहाँ दिल्ली में बैठे हुए 2 दिन हो गए उनको, कल वो आए थे, आज अभी तक बताया जो लास्ट जानकारी थी वो दिल्ली में ही थे। अब वो मिलने की कोशिश कर रहे हैं अब बीजेपी की टॉप लीडरशिप से, उनकी मुलाकात नहीं हो पा रही। वो ऐसा क्या कहना चाहते हैं? उनके लोग ये खुलकर कह रहे हैं हमारा स्ट्राइक रेट एकनाथ शिंदे की पार्टी से बेहतर है, तो हमें जितने मंत्री पद, उनको जितने मंत्री पद मिले हमें उससे कम नहीं चलेगा, ज्यादा से ज्यादा एक कम, उससे ज्यादा हम उसके लिए तैयार नहीं है। तो अब ये सब कुछ चल रही, तो बार्गेनिंग अभी तक जारी है। परसों जब शपथ लेना मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और जो भी मंत्री तय किए जाएंगे, तो ये सारी खबरें आज आपको हम तफसील से बताएंगे और अंदर हो क्या रहा है वो आपको पता चलेगा। प्रदीप सिंह जी प्रोग्राम में जो है आज पहली बार लाइव एंट्री करने जा रहे हैं। सर बहुत स्वागत आपका। बहुत स्वागत सर आपका। शांतनु गुप्ता जी हमारे साथ हैं। शांतनु जी बहुत स्वागत आपका भी। और हमारे पॉलिटिकल राइटर देवेंद्र पराशर जी हमारे साथ हैं। सर एक शेर, ये शेर पे वापसी होगी। अरे माहौल ही ऐसा बना दिया महाराष्ट्र वाले ने, शेर वाला माहौल है। हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए, मतलब खरीदार की आंखों में रहने के लिए, हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए कुछ हुनर चाहिए बाजार में रहने के लिए। कुछ तो आपके पास हो ना, एक्स फैक्टर, तभी तो आप बाजार में बने रहेंगे। अब वो शिंदे साहब ने खूब कोशिश कर ली, लेकिन इस बार उनके हाथ कोई ऐसा पत्ता है ही नहीं जो चल सकते वो। लेकिन ये हुनर ऐसा है जो ज़्यादा लंबे समय तक चलता नहीं। अच्छा, एक्सपोज बहुत जल्दी हो जाते हैं अगर आपके पास सचमुच में कुछ नहीं है और केवल आप चश्मे खरीदार की जो है नज़र में रहने के लिए अगर कुछ कर रहे हैं। शिंदे साहब ने बहुत जल्दी अपने को एक्सपोज कर लिया। अच्छा, ये जो रिलेशनशिप बनी थी दोनों पार्टियों की और नेताओं के बीच में, ये लंबी चलने वाली जो है ये कॉम्बिनेशन था, लंबा चलने वाला। उन्होंने उसको तोड़ने का रास्ता तैयार कर दिया है। तोड़ने का बिल्कुल रास्ता। अब बीजेपी देखिए 2029 के बारे में घोषणा कर चुकी है। अमित शाह का बयान आ चुका है सार्वजनिक रूप से, कोई छिपी हुई बात नहीं। 29 में अकेले सरकार बनाएंगे। तो 29 में अगर अकेले सरकार बनाना है तो दोनों साथियों से छुटकारा पाना जरूरी है। सवाल ये था पहले किससे? शिंदे साहब ने कहा कि मेरी तरफ देखिए। तो उद्धव ठाकरे ने जो किया था, तो उद्धव ठाकरे को तो अपने पिता की लिगेसी का जो है गुमान था। एकनाथ शिंदे को किस चीज़ का गुमान? 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाया बीजेपी ने। ये सही है कि वो नहीं आते तो सरकार नहीं बनती। इसकी कीमत चुकाई बीजेपी ने, अपने बड़े नेता को पीछे कर दिया। सीएम जो 5 साल का सीएम था उसको डिप्टी सीएम बना दिया, उसकी इच्छा के विपरीत बना दिया। तो उनको लगा कि ये तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये गठबंधन सत्ता में आएगा तो हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे। ये भी गलतफहमी हो गई कि हमारी वजह से जो मैंडेट मिला है, ये हमने ऐसी सरकार चलाई है। 2.5 साल मैंने जो है कोई छुट्टी नहीं ली। अरे यहाँ 10.5 साल से बैठे हुए प्रधानमंत्री जिन्होंने एक छुट्टी नहीं ली, उनकी तबीयत खराब नहीं हुई, उनको कमजोरी नहीं आई। तो आप क्या बोल रहे हैं और उससे क्या संदेश दे रहे हैं, इसको तो समझने की कोशिश कीजिए। इतना बड़ा मैंडेट दिया है पब्लिक ने, उसमें आप जैसे खीर में नमक डालने वाली बात होती है वो काम किया। शिंदे साहब ने खटास डाल दी रिश्ते में। बिल्कुल खटास डाल दी। अच्छा, तो आप जरा किसी भाजपा, महाराष्ट्र में भाजपा के कार्यकर्ता से बात कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि क्या माहौल है, क्या इसका रिएक्शन है।
वही करना है उनको जो पार्टी का हाईकमान कहेगा। अगर खुशी खुशी करते तो उसमें उनका बड़प्पन दिखता। इसमें दिख रहा है कि वो रो रहे हैं और अड़े हुए हैं। वो चाहे अड़े हों अंदर कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो मैसेज जा रहा था वो यही है कि मैं मुख्यमंत्री, जनता मुझे चाहती है मैं मुख्यमंत्री बनूं। कौन सी जनता चाहती है भाई? 51 सीट आई है आपकी, तो 132 वाले को नहीं चाहती है जनता। हाँ, आपको चाहती है जनता कि आप मुख्यमंत्री बने। तो मतलब आप जो बोल रहे हैं, शुरुआत में थोड़ी बंद कमरे में कुछ भी बोलिए, थोड़ी बहुत पोस्चरिंग तो हर कोई करता है, और वो वैसा अनयूजुअल नहीं लग रहा था जब शुरुआत में उन्होंने कहा कि भाई लड़की मैं लाडला भाई हो गया हूँ और मुझे यही मेरे लिए सबसे बड़ी उपाधि है। ठीक था। उनके कुछ प्रवक्ताओं ने भी कहना शुरू करा। मेरे ख्याल से वो पोस्चरिंग इसलिए भी होती है कि ज्यादा मंत्री पद मिल जाए, कैबिनेट में कुछ मिल जाए, गवर्नर पद गांव गए ना। जब वो गांव गए शुक्रवार को, उसके बाद उन्होंने जो इन 3 नेताओं की मीटिंग थी उसको रद्द कराने के लिए जो है गांव जाने का एक ही मकसद था कि वो बैठक न होने पाए। तो अब उनको कौन समझा रहा था, उनको क्या समझ में आ रहा था कि क्या रोक लेंगे वो? अगर उनको लग रहा था कि ये सब करने से बीजेपी का हाईकमान जो है अपना फैसला बदल देगा, तो बड़ी गलतफहमी में थे। उद्धव ठाकरे की बात में आकर फैसला नहीं बदला, भाई सरकार बच जाती है। 2.5 साल भी जो है सत्ता से बाहर इतना तमाशा नहीं होता, जो इतना तमाशा नहीं होता, गठबंधन नहीं टूटता, दशकों का गठबंधन था, बल्कि वो टूट गया। सबसे जो नेचुरल एक इमोशनल जो है कॉर्ड था बाला साहब ठाकरे का, वो टूट गया। एक ही विचारधारा की 2 पार्टियां थी, एक पार्टी की वो विचारधारा खत्म हो गई। मतलब बहुत बड़ी कीमत बीजेपी ने चुकाई। तो आपको कम से कम उससे सबक लेना चाहिए था कि क्या हुआ उद्धव ठाकरे के साथ। अगर दोनों तरफ के जो मतलब इधर ऑपोजिशन कांग्रेस और पार्टियां बाकी, और इधर बीजेपी और बाकी पार्टियों के जो समर्थक वर्ग हैं, वो उनके निशाने पर मीडिया है। कोई अगर चर्चा हम कर रहे हैं कि क्यों नहीं सरकार बन रही है, क्यों नहीं मुख्यमंत्री का नाम अनाउंस, तो उनके समर्थक बोले भाई अरे अब आप महीनों एक महीना लगा देते हैं बाकी लोग तो करने के लिए, आप लोग क्यों चर्चा कर रहे हैं, राई का पहाड़ बना रहे हैं, खामखा में आप लोग जो है खटास डाल रहे हैं, इतनी बढ़िया जीत है। हमने क्या कह दिया मीडिया ने? हमने कहा नहीं थोड़ा 10 दिन चलने दो, हमको मसाला मिलेगा। तो किसी ने कहा नहीं, आप खुद ये कर रहे हैं। दूसरी ओर वाले अरे अब ये महाविकास आघाड़ी को 10 दिन हो गए होते, सरकार ना बनाई होती तो आप लोगों ने तो आसमान सर पे उठा गया होता और न जाने हमें क्या क्या कह दिया होता। ये मुझे लगता है थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा बहुत तो ठीक है। अब वो उनको मौका मिला हुआ है, लेकिन क्या है शिंदे साहब की कहानी क्या है देवेंद्र? इसमें 2-3 चीज़ें। पहली बात तो सौरभ, जैसे आपने कहा कि शुरू में जो उनकी पोस्चरिंग थी वो ठीक लग रही थी, मतलब लॉजिकल लग रही थी, ठीक इन द सेंस वो अंदर खाने नाराज़ भी थे इस बात को लेकर कि उनको ऐसा लगा कि भाई अगर ऐसी सफलता मिली है तो मुझे बनना चाहिए। और होता क्या है कि पद पे आने के बाद अब अपने पहले के बैगेज को तो भूल ही जाते हैं और आपके साथ वाले भुला ही देते हैं उसको। वो तो यही आपको महिमा मंडित करेंगे कि सारी सफलता आप ही के चलते हैं, और अगर आप नहीं रहते तो क्या होता। हाँ, तो इसमें तो लॉजिकल तौर पे आप ही का आना चाहिए। तो वहाँ से सुबुगाड़ शुरू हुई। दूसरी उनकी उम्मीद रही होगी कि बीजेपी के भीतर अपना जो इंटरनल डायनामिक्स चलता है देवेंद्र फडणवीस को लेके, शायद वो मेरे फेवर में आ जाए। लेकिन एक बार जब क्लैरिटी हो गई तो उसके बाद शिंदे को ये समझ में आया कि अगर इसी तरह से गिव अप कर दें तो फिर तो जो पोर्टफोलियो है मज़ेदार वो भी हमें नहीं मिलेगा। और शुरू के दिनों में अगर आप देखें तो बीजेपी के पॉलिटिकल कॉरिडोर से ये मैसेज आ रहा था कि नहीं होम तो छोड़िए, शहरी विकास मंत्रालय भी नहीं दिया जाएगा, नगर विकास मंत्रालय भी, क्योंकि उसमें बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, सेंटर से सीधा उसमें जुड़ा हुआ, तो उसमें नहीं दिया जाएगा। तो इस तरह की तैयारी में अगर आप पोस्चरिंग भी ना करो तो पशुपालन एवं मत्स्य मंत्रालय से ही काम चलाना पड़ेगा। तो उस पोस्चरिंग के लिहाज से शिंदे ने काम किया। दूसरी चीज़ की जैसे दिल्ली में मीटिंग के बाद जब वो गए हैं, दिल्ली की मीटिंग से पहले उनको रेस्टलेस किया बीजेपी ने, ठीक है, कोई रिस्पॉन्स यहाँ से नहीं जा रहा था, कोई बात नहीं की जा रही थी, और उसमें जो हमें बताया जा रहा था उसमें यही था कि आराम से हम देखते हैं कि क्या करना है। तो जाहिर तौर पर रणनीति ये थी कि शिंदे के अंदर बहुत बेचैनी है, तो आदमी थोड़े दिन बाद रेस्टलेस होना शुरू कर रहा है, तो शांत हो। बीजेपी ये नहीं चाहती थी कोई अप्रिय स्थिति हो, रंग में भंग पड़ने वाला काम हो, कि इतने शुभ मौके पे कुछ भी अगर इस तरह की चीज़ें बहुत चलनी शुरू हुई तो सारा जो नैरेटिव है ना महाराष्ट्र की जीत के बाद वो खराब होता। ये एक बड़ा डैमेज शिंदे कर सकते थे। बीजेपी उस नैरेटिव में फंसना ही नहीं चाह रही थी कि अलाइज को हम लेके नहीं चलते, या इस तरह की चीज़ें सेंटर में आपको ज़रूरत है ही उनकी, तो इसलिए कॉशस पूरा अप्रोच रखा गया। लेकिन जब वो दिल्ली में आए, दिल्ली में मिले, दिल्ली से मुलाकात के बाद उनको ऐसा लगा कि शायद मेरे ऊपर कोई सख्ती नहीं है उस तरह की, बीजेपी के टॉप ब्रास के द्वारा। ओके। और जाहिर तौर पे गठबंधन के सहयोग में सख्ती वाले का कोई मतलब ही नहीं था, लेकिन शायद
उनको ये मैसेज मिला होगा और यहाँ से लौट के जाने के बाद उसी वजह से, जैसे दो चीज़ें सौरभ, एक तो सतारा उनका जाना वो नेचुरल है, ठीक, लेकिन महायुति की बैठक को छोड़ के जाना वो एकदम टाइमिंग की बात, वो अननेचुरल है। उनको बैठक करके जाना था। सतारा इसलिए नेचुरल मैं कह रहा हूँ कि वो बहुत कम लोगों को पता होगा, वो तंत्र मंत्र की पूजा बहुत करते हैं। अमावस्या के समय में तंत्र मंत्र की पूजा का बहुत महत्व रहता है। अभी वो अमावस्या वाला दौर था, इसीलिए गए थे वो इसलिए गए थे। साधना होती ही है उसी जी, समय। लेकिन अगर वो महायुति की बैठक करके जाते, अगर नाराजगी नहीं होती तो बैठक सेम डे होनी थी उस दिन, जब उसी दिन होनी थी। और यहाँ से बकायदा उन्होंने बताया भी कि हाँ मुंबई में बैठक है, फिर उसके बाद हम लोग दिल्ली आएंगे। वहाँ जाने के बाद या तो उनके किसी तांत्रिक ने बता दिया होगा कि अभी तो आपकी उम्मीदें हैं। और आज भी मैं कह रहा हूँ कि आज भी शिवसेना के लोगों को ये उम्मीद है कि शायद कुछ हो सकता है। नहीं, क्या बीजेपी विधायक दल के नेताओं में सोचिए। नाम जो है शिंदे का निकाल दिया जाएगा? सोचिए विद्रोह हो जाएगा। अगर इस तरह की स्थिति हो तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कहाँ है। लेकिन जो एकदम से समझ में आ रहा है वो ये कि अब पूरी कोशिश ये है कि पोर्टफोलियो ढंग का मिल जाए और नगर विकास में तो बड़े प्रोजेक्ट। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आपसे सेंस लेना चाह रहा हूँ, क्या बीजेपी को ये लग रहा है कि शिंदे साहब हैज टेकन इट टू फार, ज्यादा कर दिया आप शिंदे साहब? हाँ, एटलीस्ट महाराष्ट्र यूनिट की बात करें तो उनको तो एकदम ऐसा लग रहा है। दिल्ली की बात मैं नहीं कर सकता क्योंकि दिल्ली में इस तरह का इन्फॉर्मेशन हमें नहीं आया, इस तरह का सेंस भी नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र में तो बिल्कुल कह सकता है कि वो इस चीज़ को बहुत खराब कर रहे हैं। खासतौर पर तब जब आपने ध्यान दिया होगा, उस दिन भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि जब इस्तीफा देने वाली बात हुई या फिर उस कार्यक्रम में जब आप लोग गए थे तो बहुत, ये तीनों गए थे तो उसमें बहुत कोल्ड वाइब्स आया था, राजभवन जब ऐसा फील किया गया। हाँ, राजभवन के अलावा जो कार्यक्रम था दोनों जगह पे, तो वो कोल्ड वाइब्स वहाँ पे मौजूद सभी लोगों ने फील किया, जो ऑफिसर्स थे उन लोगों ने भी फील किया। अजीत पवार बड़े नॉर्मल थे, एकदम आसानी के साथ सब कुछ बात कर रहे थे, बहुत सहज थे। शिंदे बिल्कुल वैसा नहीं। अजीत पवार साहब की बात में भी करता हूँ, कल देवेंद्र फडणवीस साहब ने शायद फोन भी किया इनको, मतलब कई जगह ऐसी खबर आई चली थी कि इन्होंने फोन भी किया, फिर गिरीश महाजन को भेजा गया। उनको सब जानते हैं कि वो बहुत करीबी हैं फडणवीस जी के। तो ये क्या, इनकी क्या अप्रोच थी इसमें कि मनाने के लिए कुछ? पहले तो नहीं, देवेंद्र फडणवीस एकदम से ये थे कि भाई इस तरह की चीज़ तो उनको हैरान भी कर रही थी। लेकिन जैसा कि पहले मैंने आपको कहा कि बीजेपी एकदम से कॉशस थी कि कुछ भी ऐसा ना हो जाए जो कि अप्रिय स्थिति का सामना करना पड़े, कि शिंदे नाराज हो गए, बड़े नेता मनाने जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सरकार में शामिल नहीं होंगे। इस तरह के नैरेटिव को बीजेपी नहीं गढ़ना चाहती थी। उसके महाराष्ट्र की सरकार की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, नेशनल नैरेटिव पे फर्क पड़ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एलाइज को लेकर, साथ चलने को लेकर पहले ही सवाल खड़े किए जाते रहे हैं। तो उस कंडीशन में इस तरह की चीज़ बीजेपी कतई अफोर्ड नहीं कर सकती थी। लेकिन देवेंद्र फडणवीस का इसमें रोल बहुत था नहीं, इस लिहाज से कि देवेंद्र फडणवीस और उनके रिश्ते ऑलरेडी अच्छे नहीं हैं। और शिंदे का हम सभी जानते हैं कि उनका जो दिल्ली का दरवाजा है बीजेपी का वो खुला हुआ है एकदम। तो देवेंद्र फडणवीस ऐसा नहीं था कि इनको मनाने के लिए कोई गया था? ना 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 ना, वो उस तरह की चीज नहीं। जब ये चीजें सब ठीक हो गई तो उसके बाद ये नहीं, आप देखिए 2014 देख लीजिए, उद्धव ठाकरे, मतलब शिवसेना उस समय एक थी, शिवसेना के बिना सरकार नहीं बन सकती थी। फिर भी उद्धव ठाकरे को मनाने नहीं गया कोई। डिप्टी सीएम मांगा, नहीं दिया। होम मिनिस्ट्री मांगी, नहीं दिया। जितने विभाग उन्होंने मांगे उनमें से कोई नहीं दिया। जो बीजेपी ने तय किया वही दिया। केंद्र में और मंत्री पद मांगा, नहीं दिया। उस समय जब सरकार निर्भर थी उद्धव ठाकरे पर, उनके सहयोग पर, उनके समर्थन पर। तो अभी तो शिंदे पर कोई डिपेंडेंस ही नहीं है। शिंदे हैं तो बहुत अच्छी बात है, उससे बहुत सारे नैरेटिव सत्य हैं। केंद्र का है, गठबंधन धर्म की बात है, वो एक मैसेज जाता कि भाई गठबंधन में दरार पड़ने लगी और लोग भी टूट सकते हैं, कुछ सच कुछ झूठ चलने लगता। तो शिंदे नाराज थे, ठीक बात है, और शिंदे की नाराजगी से बीजेपी को फर्क नहीं पड़ता कि शिंदे को गलतफहमी हो गई थी अपनी ताकत को लेकर। नहीं, वो खत्म हो गई कि नहीं होगी सर गलतफहमी? नहीं होगी, अभी भी नहीं होगी। राजनीति में होती नहीं है ये। मुझे याद है, क्योंकि चमत्कार मुझे याद है चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे, जब कांग्रेस ने सपोर्ट विड्रॉ कर लिया, चुनाव की घोषणा हो गई, तो उनकी पार्टी का पहला पोस्टर छपा चंद्रशेखर जी का। हाँ, 40 साल बनाम 4 महीने। अब इसको क्या कहेंगे? देखिए, मेरे 4 महीने की सरकार, कांग्रेस की 40 साल की सरकार, उस पर लगने लगता है। तो ये लगने लगता है। नहीं सौरभ, जब मैं सोच रहा था कि बाला साहब ठाकरे के लंबे सामाजिक राजनीतिक जीवन, वो किंग मेकर की भूमिका में रहे, वो कभी किसी राजनीतिक पद पे नहीं रहे। लेकिन उद्धव ठाकरे ने भी और उनके शागिर्द माने जाने वाले शिंदे जी ने भी एकदम से जो महत्वाकांक्षा दिखाई, उससे दोनों को फायदा भी नहीं हुआ। उद्धव ठाकरे तो कहाँ के हैं पता ही नहीं, वो कौन सी पार्टी है, उर्दू पार्टी हो गए। अब शिंदे जी ने ये करके बिल्कुल वो उस कैंप की तरफ जाने लगे। मन खट्टा से ज्यादा हो गया, वो खट्टे से ज्यादा हो गया। अब देखिए, बिल्कुल आप ट्विटर देखिए, बिल्कुल भरा पड़ा है। जो गालियां उद्धव जी को थी उतनी तो नहीं, लेकिन पड़ने लगी हैं। क्या इतनी सुंदर जीत के बाद महाराष्ट्र जैसे स्टेट में, जहां जो कांग्रेस का टिपिकल स्टेट है, एनसीपी का टिपिकल स्टेट है, उसमें इतनी शानदार जीत के बाद एनडीए की, और
शिवसेना सबसे नेचुरल अलायंस है भाजपा का। ओवर ईयर्स, ओवर 20-30 ईयर्स उनके साथ तो बहुत सारे डाइवोर्स हुए हैं नीतीश कुमार के साथ, लेकिन ये तो सबसे नेचुरल अलायंस है जो उद्धव ठाकरे ने पहली बार एक राह दिखाई खराब करने की। और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, और यहाँ आप पे क्या कर लोगे? मतलब यहाँ आप तो कहाँ अगर चले जाओगे एनसीपी भी चली जाए तो सरकार बनाने के कॉम्बिनेशन लोगों ने छोड़े में, कैसे आएगा, कौन टूटेगा, कितने आएंगे, किसमें डिफेक्शन लगेगा नहीं लगेगा। अजीत पवार साहब की पार्टी जो इस वक्त गुड बॉय बिहेवियर दिखा रही है, कमाल का अभी वो तो कुछ मांग नहीं रहे, कुछ कह नहीं रहे, मौके पे चौका मारा अजीत पवार ने, मौके पे चौका मारा है, उनको दिखा कि ये समय है अपनी इमेज मेकओवर का, और गठबंधन में अपनी पोजीशन को स्ट्रांग करना। जबकि ज्यादा टकराहट होनी चाहिए थी देवेंद्र फडणवीस वर्सेस अजीत पवार की, कि दोनों के जो क्वालिटीज हैं, दोनों के मेरिट है, प्रशासन में दखल है, अधिकारियों के बीच दोनों की जो छवि है, इसमें टकराहट की ज्यादा संभावना है आगे फाइलों को लेके, क्योंकि दोनों का स्टेक बड़ा है। शिंदे का स्टेक वैसा कुछ रहा नहीं, पहले भी जैसे वो सरकार में थे या एक विधायक के तौर पर, एक मंत्री के तौर पर, तो बहुत लिमिटेड एरिया में रहे। ये दोनों तो ऐसे नेता हैं जो हर चीज में अपना दखल, उन्होंने भी कुछ तो मांग रखी होगी दिल्ली आकर के, लेकिन कोई पब्लिकली कोई ऐसी बात नहीं उन्होंने पब्लिक पोस्चरिंग की। अब वो लेकिन एक कंपटीशन में दिखाई दे रहे हैं एकनाथ शिंदे से। हाँ, और ये जो काम हो रहा है ना, कल उनका आना, ये बीजेपी के ऊपर कम, शिंदे के ऊपर ज्यादा प्रेशर डालने वाला है। जो इनको दोगे हमको वही चाहिए, और बस एक का फर्क होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, ये ऐसा नहीं इनको होना 10 तो हमको 9। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि 3-4 का फर्क रहे, मतलब बड़ा मार्जिन नहीं होना चाहिए। और इस लिहाज से उन्होंने पहले फोन पे बात की, उसके बाद उनको मना किया गया था, जो हमें सोर्सेज के द्वारा जानकारी मिली उसमें ये बताया गया कि मना किया गया कि इसके लिए दिल्ली आने की जरूरत नहीं है। और गृहमंत्री की ऑलरेडी व्यस्तता थी, कल रात ही वो चंडीगढ़ निकल गए थे, जब तक वो अजीत पवार पहुंची इनका चंडीगढ़ जाने का कार्यक्रम था, आज सुबह चंडीगढ़ में प्रोग्राम था प्रधानमंत्री के साथ। बावजूद इसके वो आए, वेट किए, यहाँ पे वेट कर रहे हैं, आज रात तक अमित शाह चंडीगढ़ चले गए थे आज। हाँ, और आज रात तक वो लौट के आने वाले हैं गृहमंत्री, वेट कर रहे हैं। तो ये और मुझे किसी ने ये बताया कि प्रफुल्ल पटेल ने ब्रीफ किया कुछ लोगों को कि अरे भाई ये महाराष्ट्र के लोगों ने मीडिया उन्होंने लंच ऑर्गेनाइज किया था प्रफुल्ल। हाँ, कि महाराष्ट्र के लोगों ने परेशान कर दिया था, मतलब मीडिया ने पूछ पूछ के क्या हो रहा है, तो दिल्ली में भी घर है इनका, परिवार भी दिल्ली में था, तो दिल्ली आ गए। इतना मासूम जवाब तो मतलब इससे मासूम जवाब हो नहीं सकता था। ये तो सेफ ट्रैक कोई ना कोई ढूंढ ही मुझे नहीं पता कि इस मासूम जवाब को कौन मान लेगा। और इसके अलावा अभी अजीत पवार 3 दिन पहले एक गेट टुगेदर जो कि लंच के दरमियान हुआ था वो करके गए 3 दिन पहले ही, तो ऐसा भी कोई नहीं ये तो कोई अपनी अभी नई चिट्ठी डिमांड्स की नहीं रखने वाले वो शिंदे वाली बात कि वो कम्युनिकेट फिर से करना चाहेंगे। और वहां पर बीजेपी के लिए, देखिए उनको देखिए, बीजेपी के लिए आप बड़ा उनको ज्यादा करीबी हाँ। मानते थे, हमको नहीं मानते थे, हमसे आपको ज्यादा उम्मीद नहीं थी, उनसे बहुत उम्मीद हम थी। नंबर भी ले आए, हम देखिए क्या है, कुछ कह भी नहीं रहे। इसके अलावा इसको देखिए, हो सकता है कि बीजेपी, हो सकता है मैं इस लिहाज से करूंगा, हमें यकीनी तौर पर नहीं पता कि बीजेपी ने ही फ्यूल किया हो ये चीज महाराष्ट्र में, कि अब अगर जैसे शिंदे बीजेपी के सामने कुछ कहें, ये तो खेल ऐसे हैं, कौन तो ऐसे सोचिए ना, कितना आसानी से बीजेपी ये कह पाएगी कि अरे भैया हम आपको इतना दे दे, तो वो भी तो उतना मांग रहे हैं, तो तुमको भी तो एडजस्ट करा रहे हैं ना, उनको भी कम दे रहे हैं, आप भी कम लीजिए। कैसे संभव है कि दोनों को हम इतना ज्यादा देते? ये बीजेपी के लिए एकदम से आदर्श स्थिति है। अजीत पवार का आने को या अजीत पवार की किसी नेता से कहलवा दे, यार इनको छोड़िए, हम ही आप बना लेते हैं। अभी बीजेपी वो खतरा नहीं उठाएगी, लेकिन ये जरूर है कि इसको दबाने के लिए 400 सीट आई होती तो हो जाता। अब ऐसे सोचिए कि एकनाथ शिंदे के द्वारा ये कहा जाना कि गृह विभाग चाहिए, गृह विभाग लेके एकनाथ शिंदे क्या ही कर लेंगे? वो गृह विभाग तभी इफेक्टिव होता है जब मुख्यमंत्री के पास दे देगी। नहीं, वो इफेक्टिव भी तभी होता है जब मुख्यमंत्री के पास रहे। वो इसलिए ज्यादा मांग रहे हैं कि अगर गृह भी नहीं मांगे, गृह मांग रहे हैं तो गृह मना किया जाएगा तो नगर विकास मिल जाएगा। अगर नगर विकास ही मांगेंगे तो नगर विकास छोड़ के फिर ऊर्जा या स्वास्थ्य सिर्फ दे दिया जाएगा। बीजेपी को ऐसा तो नहीं लगता कि अभी ये शिंदे साहब अभी और कोई बखेड़ा खड़ा कर सकते हैं? ना, क्योंकि परसों वो तो नहीं है। मैंने जैसे मैंने कहा ना कि एकदम कूल चिल एक शब्द था, कल मैंने बड़े नेता से हुआ कि सर क्या चल रहा है, चिल यार, एकदम रिलैक्स। और बहुत बड़े नंबर जैसे है ना सौरभ भाई, केवल 132 मत देखिए, बीजेपी के पास इंतजाम पूरा 145 या उससे ज्यादा का है, तो बीजेपी को बहुमत की कोई चिंता नहीं है। नहीं, बहुमत की नहीं सर, जो ऑप्टिक्स होते हैं खराब लगेगा ना। वो अब अगर शिंदे ना बने, उसी के लिए इतनी देर लगी है, उसी के लिए तो बनेंगे डिप्टी सीएम। हाँ, बन रहे हैं। और बेटे को लेके कोई बेटे से भी वो ट्वीट करवाया गया होगा कि हम दौड़ में नहीं हैं, हम नहीं बनने वाले हैं। उसमें कुछ भी बीजेपी ऐसा नहीं अफोर्ड करेगी जिसको लेके नैरेटिव खराब हो। जैसे अभी तक जो महाराष्ट्र में चल रहा है, हालांकि जब मैंने चेक किया तो ये बताया गया कि इस बारे में डिसीजन नहीं हुआ है। जो चल रहा है ना कि 3 ही लोग शपथ लेंगे, संभावना उसकी ज्यादा है, लेकिन ये अंतिम निर्णय नहीं है कि हमको ऐसा ही करना है। और वो अगर किया जाएगा कि 3 ही लोग शपथ लें, जिसकी संभावना ज़्यादा है, मैं बार बार कह रहा हूँ, तो वो इस लिहाज से भी कि कुछ भी पार्टी ये नहीं चाहती कि शपथ वाले दिन कुछ भी खराब हो। इसकी संभावना है
कम है या है ज्यादा ज्यादा है है, बोल कि कम लोग शपथ लेंगे? इसकी संभावना ज्यादा है। ज्यादा है? हाँ, कि कम लेकिन फिर लोग आपका वो भव्य कार्यक्रम का क्या होगा? आजाद मैदान भर दिया आपने, भर जाएंगे। भरेंगे आप मुख्यमंत्री शपथ ले रहा है, मुख्यमंत्री बीजेपी आपका बन रहा है। प्रधानमंत्री और कौन कौन तीसरी कौन बार हाथी बन हाथी के पाँव में सबका पाँव आ जाता है ना। महाराष्ट्र बीजेपी का जैसे मुख्यमंत्री शपथ ले स्टेट लिए, क्या में चाहिए? तीसरी बार बीजेपी की सरकार बन नंबर्स को रही लेकर अन्यथा नैरेटिव चलने का 5 खतरा मिनट के रहेगा। कार्यक्रम के लिए तो तामझाम होगा। आप टीवी के मैं तो हिसाब ये भी से सोच सोच रहा हूँ ना, टीवी पे क्या चलेगा? टीवी पे यही चलेगा ना कि बताओ इतने बड़े मैंडेट के बावजूद मंत्रिमंडल नहीं बना पाया अभी। लेकिन ऑड नहीं होगा, मतलब आप हाँ हाँ एकदम इतना समय लेने के बाद एकदम ऑड होगा, इसमें कोई दो राय नहीं कि लेकिन वो कायदे time buy हो कायदे जाएगा से बहुत। ऐसा मंत्रिमंडल बनना चाहिए था जिसका एक्सपेंशन 1 साल बाद हो। हाँ वो एकदम मतलब प्रॉपर फुल फ्लेजेड। हरियाणा में आपने कितने, चलो आप वहाँ नहीं तुलना नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ बीजेपी की सरकार बनी, अच्छा तब भी और बहुत लंबा समय ले लिया ना आपने, इतने लंबे समय के बावजूद अगर नहीं बना रहे हैं। अच्छा जो विवाद होना है वो तो 2 दिन बाद भी होगा। अगर 16 तारीख से सत्र शुरू हो रहा है तो उससे पहले ही आपको सब कुछ करना ही करना होगा। तो विवाद तो हालांकि एक चीज जरूर हो जाता है कि अपने शुभ मुहूर्त पर हम विवाद क्यों कराएं। जैसे बाद में जब मंत्रिमंडल गठन होगा ना तो उसमें नाराजगी भी कोई बात होगी, देना कवर नहीं वो होगा। उतनी बड़ी टीवी की लाइमलाइट नहीं बनती है जो उस दिन शपथ कौन लेता है। जब 5 दिन बाद 10 दिन बाद जो नाम आते हैं वो काफी फिजल आउट हो जाता है, धीरे धीरे आता रहता है, फिजल आउट हो जाता है। लेकिन जो तेवर दिखा दिए इन्होंने, अब ये पता नहीं कब तक दिखाते रहें, ये भी है। मतलब ये ड्रामा ये 5 तारीख को end हो जाएगा, नहीं, ये इसकी भी क्या इन्होंने गारंटी है? सजग कर दिया है देवेंद्र फडणवीस को कि इनका पर जल्दी काटना है। काटना तो था ही, लेकिन जल्दी और तेजी से काटना है, जिसके वो एक्सपर्ट हैं। जिसके वो expert और वही हैं। मैं वो ये- करेंगे ही, और बीजेपी की जगह कोई पार्टी होगी वो करेगी। हालांकि उनकी जो समझदारी होगी ना, उन्होंने सजग से नहीं किया होगा। देवेंद्र फडणवीस ऑलरेडी सजग हैं हाँ हाँ और पिछली सरकार में ही मतलब ये अगर सोचा होगा कि 6 महीने बाद शुरू करेंगे तो वो 6 दिन छठे बाद- छठे छठे दिन ही- छठे दिन ही पर शुरू हो कतरना जाएगा। जैसे क्या, मतलब क्या फडणवीस साहब कैसे व्यवहार रखना चाहेंगे इनके साथ? जैसे नहीं, व्यवहार तो बहुत अच्छा रखना चाहेंगे। आप व्यवहारिक तौर पे पूछ रहे हैं। हाँ। एक उदाहरण देकर मैं बताऊँ। मान लीजिए नगर विकास मंत्रालय उनको दे दिया जाए, जो चीफ सेक्रेटरी होगा वो ऐसा होगा कि जो एकनाथ शिंदे के साथ बहुत अच्छे तालमेल करने वाला ना हो, देवेंद्र फडणवीस का करीबी हो। अब कोई भी फाइल आएगी तो मंत्री की तरफ से वो फाइल आएगी, चीफ सेक्रेटरी उसमें रोड़ा डालेगा, वो मुख्यमंत्री दफ्तर को इन्फॉर्म करेगा। तो आप समझ सकते हैं कि फिर वहाँ पे एकनाथ शिंदे को कहाँ जाना होगा, देवेंद्र फडणवीस के पास जाना होगा अपने हर काम के लिए। दूसरा, आपके बहुत सारी चीज़ें फंड वंड रोकी जाएंगी, मतलब 50 तरीके होते हैं। क्या सरकार शिंदे ने में- एससीएम ये सब फडणवीस साहब के साथ किया? नहीं, उसमें एक दोनों के भीतर एक समझदारी थी जो हमें जानकारी मिली उसके हिसाब से कि जिसके जिम्मे जो था वो उसी को देख रहा था, दूसरे पक्ष की कमियां जानने के बावजूद। जैसे देवेंद्र फडणवीस के पास जो पोर्टफोलियो थे वो उन सारे पोर्टफोलियो को ही देख रहे थे, कभी दखल देने की कोशिश नहीं कर रहे थे, जबकि कई सारी चीज़ें इनको पता चलती थी कि ये गलत हो रहा है, मुझे दखल देना चाहिए। और एकनाथ शिंदे ने भी वही काम किया कि मुख्यमंत्री रहने के बावजूद देवेंद्र फडणवीस के पोर्टफोलियो को फ्री रखा था। लेकिन ये चर्चाएं खूब चलती थी कि ऐसे हो रहा है, उसमें बेटे का भी नाम आता था कि बेटे का भी दखल हो जा रहा है, बेटे फाइल घर पे भी मंगवा बेटा लेते फाइल हैं। वाइल देख लेता था। हाँ, ये भी। हाँ, ये सारी घर चीजें पे कही फाइलें जाती जाती थी, ये देवेंद्र और ये फडणवीस बात देवेंद्र फडणवीस को बहुत नागवार गुजरती थी कि ऐसा कैसे हो रहा है। कुछ और भी चीजें होती थी जिनकी चर्चा चलती थी। तो इन सारी चीजों को लेकर देवेंद्र फडणवीस के भीतर ये आ गया कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन जैसे चलना चाहिए वैसे नहीं चल रहा है। और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स लेने के मामले में देवेंद्र फडणवीस की तुलना अजीत पवार से आप कर सकते हैं, एकनाथ शिंदे से नहीं। अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस दोनों ऐसे हैं जिनका अधिकारियों के बीच रेपो बहुत अच्छा है, एक एक चीज़ उनको पता चल रहा होता है। दूसरा, ऐसे अवसर पे अधिकारी अपना खेल भी करते हैं, वही तमाम तरह की चीज़ें आपको प्लान करते रहते हैं, बताते रहते हैं। तो एक घालमेल वाला सिचुएशन था। मुख्यमंत्री रहते हुए देवेंद्र फडणवीस बिल्कुल वैसा नहीं चाहेंगे कि वैसी स्थिति हो, और वो ज़्यादा सख्ती के साथ एडमिनिस्ट्रेशन चलाएंगे। वहाँ पर फिर शिंदे को ज़्यादा दिक्कत आनी शुरू होगी। कोई सर दिल्ली में जगह के लिए तो कोई बार्गेनिंग नहीं चल रही है इस वक्त, नहीं, मंत्री बनाने के लिए? इस सब का फायदा सबसे ज्यादा प्रफुल्ल पटेल को होगा, कैबिनेट मिनिस्टर बन जाएंगे इसलिए मैंने पूछा जब भी एक्सपेंशन हो। ऐसा। अच्छा, ऐसा इसकी भूमिका बन गई। हाँ, मतलब उस समय भी था कि भाई थोड़ा धैर्य रखिए, ऐसा नहीं कि हम आपको नहीं बनाना चाहते, लेकिन अभी बना। तब तो शायद ये हो गया था कि उन्होंने खुद कहा था कि मुझे एमओएस दे रहे थे, मैं इसलिए नहीं बना ये रहा। बोला उन्होंने कि मैं इसमें इससे बड़ा नाम आ ही कैबिनेट गया रह था चुका हूँ मैं। उनका। कैबिनेट मिनिस्टर रह चुका हूँ, इसलिए जो है लेकिन वो देर से देर मंत्री बन जाएंगे। मंत्री। और ये बेटे को फिर बनाना चाहते हैं नहीं, क्या? ये इस लिहाज से संभव सरम नहीं होगा कि यही शिकायत ये कहते रहे उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को लेकर पार्टी के भीतर, और वही काम आप भी करें। जैसे डिप्टी सीएम की भी जो बात होती थी उसमें वो संभव इस लिहाज से नहीं था कि एकनाथ शिंदे अगर हटेंगे तो उनको कोई और बनाना होगा, क्योंकि बार बार आप इस बात को लेकर उद्धव ठाकरे की आलोचना करते रहे कि उद्धव ठाकरे को अपना दिखा, अपने बाद आदित्य का दिख रहा है, तो आप वहाँ पर डिप्टी सीएम रहिएगा, बेटे को यहाँ पे केंद्रीय मंत्री बनवाने का सोचिएगा, ये संभव नहीं रहेगा। तो वहाँ पे ज़रूर उनको ऐसा डिसीजन लेना होगा, क्योंकि अभी उनकी महत्वाकांक्षा ये जग गई है
कि इस मैंडेट के बाद कि अब तो शिवसेना फुल फ्लेजेड मेरे पास, तो मैं इसका विस्तार करूं। और उस विस्तार करने के क्रम में आपको ऐसे कदम उठाने होंगे जो कि पॉलिटिकली करेक्ट हो, अंदर खाने आपके जो भी चल रहा हो। लेकिन दिल्ली में हिस्सेदारी चाहते हैं ये। हाँ, वो तो चाहेंगे ही, लेकिन उस रूप में नहीं, वो शर्त के तौर पर इसलिए ऐसे नहीं कि उनको पता है कि ये मेरे हिस्से में नहीं आना है, उनके परिवार में नहीं जाना है। भाई हमारी पार्टी का कोई और व्यक्ति होगा, वो भी एक मजबूत धड़ा हो जाएगा। और अगर केंद्र में मंत्री रहते हुए आरसीपी सिंह, बिहार के जेडीयू के इधर नजदीक आ सकते हैं, तो उनका हाल सोच ही लीजिए आप कि क्या होगा। अच्छा, आज एक उद्धव ठाकरे की खबर देखी आपने? उद्धव ठाकरे ने अपने सारे एक्स कॉर्पोरेटर्स को बुलाया और उनसे कहा लग जाओ बीएमसी के चुनाव के लिए, कभी भी घोषणा कर देंगे ये लोग, और हिंदुत्व के पिच पर चुनाव लड़ना है, ये याद रखना। इन लोगों ने बहुत झूठ फैला लिया कि हम हिंदुत्व विरोधी हो गए हैं और फलाने हो गए हैं। हिंदुत्व ही है तुम्हारा इकलौता रक्षक, वही लेकर के जाना ढाल। तो उनको पहला कदम उठाना पड़ेगा कि एमवीए से बाहर आए। एमवीए में रहकर हिंदुत्व की बात नहीं कर सकते उद्धव ठाकरे, कोई नहीं मानेगा। ये तो ये बताता है कि उनको समझ में आ गया, उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं रह गई है उस मुद्दे को लेकर। लेकिन इसके अलावा वो बोल भी तो कुछ नहीं सकते। बीएमसी जो है शिवसेना का ब्रेड एंड बटर है, शिवसेना चलती है बीएमसी से। वहां जो पैसे आते हैं, जो ताकत आती है, जो ओब्लाइज करने की ताकत होती है, उस सब के कारण जो है वो शिवसेना से जब टूटी नहीं थी तब भी बीएमसी आप ले लीजिए, मतलब तोते की जान जो है वो बीएमसी में बसती थी। उसका बजट कई राज्य सरकार के बजट से बड़ा है। नहीं, बट उद्धव ठाकरे उस गेम में अभी भी हैं या नहीं? अभी जो मैंडेट है उससे तो नहीं लगता कि उस तरह से हैं। नहीं, लेकिन सर उनकी 20 सीटों में से 10 मुंबई से हैं। हाँ, मुंबई में अभी भी वो शिंदे की अभी इसमें भी सवाल है कि क्या वो एमवीए के साथ रहकर लड़ेंगे बीएमसी का चुनाव। देखिए, वो प्रकाश अंबेडकर को लाना चाहते थे एमवीए में, केवल बीएमसी के चुनाव को ध्यान में रखकर कि दलित वोट हमको मिलेगा। शरद पवार उसके लिए तैयार नहीं थे, इसलिए वो हुआ नहीं। शरद पवार की शिकायत थी कि प्रकाश अंबेडकर के कारण हम कई सीटें हार गए थे पिछले चुनाव में, तो इस आदमी पे भरोसा नहीं कर सकते। प्रकाश अंबेडकर तो ओपनली इस चुनाव में बोला कि शरद पवार के दाऊद के रिश्ते, जो लोग भूल चुके हैं, जो जर्नलिस्ट भी नहीं बोलते हैं, हम तो जो जीत जाएगा उसके साथ रहेंगे। लेकिन उन्होंने शरद पवार के रिश्ते याद दिलाए उन्होंने अपने। एक दिस में एक और खबर है भाई, आज जो शिंदे साहब मीटिंग इन्होंने की है 4-5 दिन के बाद, वो बाबा साहब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस को लेकर के, मतलब वो एक इम्पोर्टेंट अवसर है बीजेपी के लिए ना, बिल्कुल बिल्कुल, दलित वोट के लिहाज से। हाँ, उसकी बड़ी तैयारी की जा रही है और काफी दिनों से की जा रही थी। उसी संदर्भ में बीजेपी ने पंचतीर्थ बनवाया है। ठीक है। एक चीज़ और देखें सौरभ की, जैसे उद्धव ठाकरे केस में आपने जो पूछा ना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव को लेके, मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर ये मानना होगा कि उद्धव ठाकरे चोटिल बहुत हैं, ख़त्म नहीं हुए हैं। और जैसे कि आपने कहा कि 10 सीटें वहीं की हैं, शरद पवार इन दोनों से तुलना करें तो इस इलेक्शन में आप ये मान के चल सकते हैं कि आगे भी शरद पवार खत्म है, क्योंकि एनसीपी का अब जो ढांचा रहेगा, शरद पवार ने सारे तीर आजमा लिया, सारा इमोशन कर दिया, सब कुछ कर लिया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। उद्धव ठाकरे के साथ वो बात नहीं रहेगी। और क्योंकि लोकसभा चुनाव के हिसाब से अगर देखें कि लोकसभा चुनाव का जो नतीजा था विधानसभा का नहीं रहा, विधानसभा का भी जो नतीजा है इसी आधार पर लोकल बॉडीज का रिजल्ट मान लेना, वो थोड़ा सा मुझे लगता है उद्धव ठाकरे में अभी एक जंग की और जान बाकी है लोकल बॉडीज के हिसाब से बाकी। और कई लोग कहना शुरू कर दिया कि शरद पवार साहब की पार्टी अब टूटी कि तब टूटी, 10 विधायक हैं, कई आना चाहते हैं। नहीं, वो तो बीजेपी तय करेगी, तय करेगी नहीं, जरूरत है, शरद पवार तय नहीं कर पाएंगे। बीजेपी की जरूरत होगी तो टूट जाएगी, जब तक जरूरत नहीं है तब तक एक बनी। क्या चाहेगी बीजेपी? तोड़ना ही चाहेगी? हाँ, नहीं, बीजेपी चाहेगी कि वहां से आवाज उठे, बजाय इधर से कोशिश हो। ये बीजेपी मतलब ये मैसेजिंग नहीं देना चाहेगी कि हम तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसी हो टूट कि उसमें बीजेपी को ये कहने का मौका हो कि हमारा हाथ नहीं है, हमने कुछ नहीं किया है। करेगी बीजेपी, लेकिन ये कहने का मौका रखेगी कि हमने कुछ नहीं किया। क्या राजनीति में ऐसा होता है सर, जैसे कभी कोई आग जल रही हो और जब वो बिल्कुल खत्म होने की कगार पर होती है तो बस कुछ चिंगारियां सी रह जाती हैं, उसको भी कोई पैर से यूं कर दे तो खत्म। क्या ऐसे पार्टियां खत्म हो जाती हैं? पार्टियां खत्म हो भी जाती हैं, नहीं भी होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि राजनीति में किसी की ऑबिच्यूरी लिखने की जल्दी नहीं करनी चाहिए। सबसे बड़ा उदाहरण है नीलम संजीव रेड्डी। 69 में राष्ट्रपति का चुनाव हार गए, राजनीति से संन्यास ले लिया, गांव चले गए, खेती कर रहे थे। अच्छा। 77 में मोरारजी देसाई ने बुलाया और राष्ट्रपति बना दिया। खेती कर रहे थे। हाँ। तो इसलिए राजनीति में कब क्या होगा ये कोई नहीं जानता है,
लेकिन हम लोग जो बात कर सकते हैं वो जो तथ्य दिख रहे हैं, अतीत में जो हुआ उसके जो उदाहरण हैं, अभी जो आंकड़े आ रहे हैं, उन्हीं के आधार पर कह सकते हैं। कोई भविष्यवक्ता जैसे इन्होंने उद्धव ठाकरे के लिए कहा कि उद्धव ठाकरे को आप राइट ऑफ नहीं कर सकते अभी, खासकर म्युनिसिपल इलेक्शन से पहले। शरद पवार साहब के पास वैसा कोई, जैसा आपने कहा, कोई मतलब रिचार्जेबल बैटरी वाली कि भाई ये मैं बस ये आ जाए मेरे हाथ में तब भी मेरा काम चलता रहेगा। शरद पवार के साथ अजीत पवार होते तो उनके बारे में भी कह सकते थे। सुप्रिया सुले में वो मेटल है नहीं, वो ठीक है पिता के नाम पर लोकसभा में पहुंच जाती हैं, वो अलग बात है। तो अब बस 29 का इंतजार करना ही आपको लगता है मेरे शरद ख्याल पवार से साहब यही के है, हाथ में? नहीं, क्योंकि वो यहाँ पे 10 सीट मुंबई में उनके पास आई तो उनके पास एक कॉन्सेंट्रेटेड जगह पे वोट है, तो इसलिए उद्धव का जैसे ही अगर और उस 10 BMC सीट इलेक्शन में में राज ठाकरे का भी योगदान है। राज ठाकरे ने जो 20-30 कैंडिडेट हजार वोट खड़े लिया है किए, कई 10 सीटों में पर। से 8 सीटों, 10 में 8 शरद पवार के राज ठाकरे के कैंडिडेट ऐसे थे जो कि हार जीत का जो मार्जिन था ना उससे ज्यादा वोट। हालांकि उसमें ये मान लेना कि वो जो राज ठाकरे वाला जो वोट है किसके पास जाएगा, किसके पास जाए वो तो पता नहीं होता। हो सकता है कि वो बीजेपी के अगेंस्ट ही जा रहा हो, वो उन्होंने बट ये सब काट के चर्चा BJP करते की मदद कर करते दी ये सब चर्चा करते करते सौरभ, जब मैं देवेंद्र फडणवीस जी का चेहरा देखता हूँ तो लगता है तंत्र जो है वो थोड़ा उनको भी करनी चाहिए। मतलब व्यक्ति पूरा चुनाव जीत के मुख्यमंत्री नहीं बनता है, फिर चुनाव की इतनी अड़चन आती, नहीं तो इस समय 10 साल के मुख्यमंत्री होते और 15वें साल के लिए एंटर कर रहे हैं। जैसे इनका पब्लिकली नाम तो घोषित हुआ नहीं अभी तक, 10 दिन हो गए, तो इनको पीछे से बता दिया होगा यार तुम ही होगे, चिंता मत करो, बस कह नहीं सकते हैं अभी। ये कह दिया गया होगा। और मतलब इनके खेमे से जो कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है उसमें दूर दूर तक जो कोई अंदेशा, कोई डर, कोई भय, कोई क्या हो सकता है वाला जो एक बेचैनी होती है, रिजल्ट निकलने वाला है वो वाला वो एकदम नजर नहीं आ रहा। वो एकदम से बहुत इस कॉन्फिडेंट तरह है का और एश्योरेंस प्राइम मिनिस्टर देते हैं। और अच्छा, सेंस भी मिल जाता है कन्वे किया होगा इनको, आपको लगता है? ओके। कि उसमें जैसे पुष्कर सिंह धामी को किया था वो चुनाव हारने के बाद भी माहौल अपना ही चुनाव हार गए थे। अपने चुनाव हार गए थे, इतने बड़े और चुनाव। रात में जब फोन पे बात हो रही थी तो पीएम ने बधाई दी उनको कि अपना चुनाव आप हारे हैं, और प्रधानमंत्री अगर आपको बधाई दे रहे हैं उसमें वो कह भी रहे हैं कि जो हमें जानकारी मिली कि बहुत अच्छा हुआ और हार वार को नहीं अपनी चिंता सीट मत तक करो, हाँ, तुम्हें चिंता मत काम करो। करना है। तो उसमें एकदम क्लियर था। दूसरी जो शरद पवार वाले केस में आपने सर बात की, उसका होता क्या है, जैसे व्यावहारिक तौर पे देखें, मान लीजिए उनके 10 विधायक, उनके इलाके में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स रोका जाएगा सरकार के द्वारा, ठीक, तो उन विधायकों के ऊपर दबाव पड़ना शुरू होगा कि भाई सबसे ज़रूरी तो ये है ना कि हमारी विधायकी बचे रहे। तो वहाँ पर फिर वो अजीत पवार के पास दौड़ना शुरू करेंगे। जो कार्यकर्ता हैं उनको ठेके नहीं मिलेंगे, उनको काम नहीं मिलेगा, जो शरद पवार के साथ रहेंगे तो वो अजीत पवार के साथ आना शुरू होंगे। तो यहाँ पे पार्टियाँ जो तोड़ने का काम है वो ऐसा ही रहेगा। और शरद पवार ने अपना सब कुछ चल लिया ना, जो इमोशनल कार्ड वो खेलते रहे हैं और जिसके बल पे उनको रिजल्ट भी मिलता रहा, इसको इस बार भरपूर उन्होंने इस्तेमाल कर लिया। तो इतना करने के बाद, और ख़ास तौर पे तब जब आपके पास वैसा उत्तराधिकारी नहीं, सुप्रिया सुले में वो मद्दा ही नहीं है कि वो उस तरह से कुछ कर पाए, पॉलिटिकली उतनी शार्प भी नहीं लगती जो दिखता है अंदर खाने जो, और संगठन को लेकर तो समस्या है ही। तो उस कंडीशन में कहाँ से फिर रिवाइवल, किस आधार पर रिवाइवल आप कर रहे हैं? नहीं, वो तो केवल जो शरद पवार साहब की अपनी लेगेसी है अभी तक का जो उनका रहा है। लेगेसी से बड़ा उनकी पूरी राजनीति चली है नेटवर्किंग पर। एंड इफ आई मे से नेटवर्किंग बनी रहती है सत्ता में रहने से। नहीं, इसीलिए उम्मीद है उनसे कि क्या मतलब अभी भी वो यहां से भी उठ खड़े होंगे ना? बिल्कुल नहीं। उद्धव ठाकरे मतलब आदित्य ठाकरे को देखते ये हुए ऐसे ही सहकारिता मंत्रालय अमित शाह को नहीं दिया गया है। कोऑपरेटिव्स का वही ताकत थी, चाहे अजित पवार हो चाहे शरद पवार हो, कोऑपरेटिव्स की, शुगर कोऑपरेटिव्स की खास तौर से वहां उनका जो वर्चस्व था उसको तोड़ने का काम किया। आप उद्धव ठाकरे की पार्टी छोड़ दीजिए, अब बेटे को भी तो अभी उनको देखना है ना। अगर उनकी तरफ से सोचे तो क्या करना चाहिए उनको? भाई भी मेरा बेटा विधायक हुआ है, मंत्री रहा है, इसका पूरा पॉलिटिकल करियर सामने है, अब मैं इसको कहूं कि तो भाई अब जा करके सड़क पे बस लग जा 5 साल। नहीं, वो सीधी सी बात होती है ग्राउंड से। आप जब तक अपना कैडर, अपना जो संगठन नहीं खड़ा करेंगे, बोल देने से कि हिंदुत्व पे आ गए हम, कल आपने बोल दिया औरंगजेब के मज़ार पे चादर चढ़ाएंगे, आज बोल दिया नहीं हिंदुत्व के साथ है, तो ये चलता नहीं है। आपको अपने एक्शन से साबित करना पड़ता है, केवल बोल देने से नहीं चलता है। तो इसलिए जो है भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा उदाहरण है। आप देखिए कि 1992 के बाद तब भी तो बीजेपी के लोग कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, भरोसा कौन करता था? क्योंकि वो एक्शन में दिखता नहीं था। खास तौर से 98 में सरकार बनने के बाद लोगों को लगा 6 साल सरकार रही,
आप नहीं बनवा पाएंगे ये हमको मालूम था, आपने कोशिश भी नहीं की। तो एक्शन जो है वो आपके शब्दों से ज्यादा प्रभावी होता है। हिंदुत्व को लेकर भले ही उद्धव ठाकरे ने अपनी सौरभ नई परिभाषा गढ़ ली कि हिंदुत्व का मतलब ये है, बीजेपी का हिंदुत्व ये हमारा है, लेकिन हर शिवसैनिक को ये समझ में आएगा ना कि वीर सावरकर के बारे में कांग्रेस पार्टी की क्या विचारधारा है और एक शिव सैनिक वीर सावरकर के बारे में क्या सोचता है। जिसका वीर सावरकर का बस्ट उनके ऑफिस में लगा रहता है। इस कॉन्ट्रडिक्शन को आप क्या समझाएंगे, किस आधार पर समझा सकते हैं? भाजपा का ऑफिस में शिवसैनिक का मोरल डाउन होगा ही होगा। नहीं, मैं इसलिए मैंने कहा कि शायद उनके बात समझ में आ गई हो, तभी उन्होंने पहली बात जो कही अपने लोगों से वो हिंदुत्व की बात कही। सबसे ज्यादा किसी ने करेंसी खोई है अगर, तो वो उद्धव ठाकरे हैं। पिछले राहुल गांधी बोलेंगे माफी वीर, और आप भारत रत्न देने की बात करेंगे, दोनों में कहां सामंजस्य बनता? आपने ऐसा कहा कि उनको अब शायद महाविकास अघाड़ी से बाहर ही आना पड़ेगा, और कुछ लोगों ने उनकी बात कही। सर्वाइवल का एक ही रास्ता बनता, शुरुआत वो हो सकती है, होगा कि नहीं पता नहीं। अच्छा, वो लेकिन आपको आपकी पार्टी की रीब्रांडिंग करनी। गडकरी साहब का ताजा स्टेटमेंट सुना आपने? हाँ, वो पहले भी बोल चुके हैं। राजनीति अतृप्त आत्माओं का महासागर ऐसा है कि अरे उस दिन बोले जिस दिन ये चल रहा था कि शिंदे नाराज है, और दिन में हमारी मैंने देखा नहीं, इधर वो ये बोल रहे हैं और बगल में शिंदे साहब की प्यारी सी फोटो चल रही है। अतृप्त आत्माओं का महासागर है। टाइमिंग बड़ी सही थी उनको तो अपनी भी तस्वीर उसमें दिख रही होगी। अब उनको और क्या चाहिए सर? अब ये ठीक है भी ये चाहिए मत कहिए, किसी भी पॉलिटिशियन के बारे में ये मत कहिए कि और क्या चाहिए। सर अपना तो अपनी सीलिंग सबको पता होती है ना अंदर से। पता होने से क्या, पार्टी का प्रेसिडेंट पता होने से नहीं, स्वीकार करने से होता है। पता होने पर भी भाई शिंदे को नहीं पता है कि 132 सीट लेके जो आया है नेता, वो चुपचाप घर में बैठा हुआ है। दूसरा केस भी होता है सौरभ कि अगर हम ना भी बन पाए या हमको नहीं बनना है, मान लो हम रेस में नहीं है, वो ना बन जाए। मुझे तो अब कुछ लोग जानकार लोगों ने कहा कि इस वक्त वो जो है फडणवीस साहब के साथ है। ऐसा है क्या? ट्रेनिंग तो ठीक ही है, लेकिन आप सोचिए ना सिंपल पॉलिटिक्स के हिसाब से कि एक ही पॉकेट के एक ही कम्युनिटी के दोनों नेता, दोनों संघ के दुलारे, कितना ठीक रहेगा? सामान्य राजनीति क्या कहती है? भाई मन में ये कसक तो होगी कि ये कुर्सी हमको मिलनी चाहिए थी जो देवेंद्र ले गया जी। और सर वो 10 साल में टूट गई होगी ना, वो तो 14 में दे दिया। नहीं टूटती है। नहीं, अभी जो लोग मेरे पास आ रहे हैं कल को इसके पास जाना शुरू होंगे ना, फिर वो तो हमारा औकात तो ऐसे ही डाउन होना शुरू होगा ना, हमारी होगा। तो वो उनको ज़्यादा सूट करेगा पॉलिटिक्स के हिसाब से। मैं गडकरी जी के केस में नहीं कह रहा हूँ, पॉलिटिक्स के हिसाब से तो ये सूट करेगा ना कि किसी और एरिया का कोई मुख्यमंत्री बन जाए। अच्छा, हमारे इलाके में ये महाराष्ट्र की बात हुई, तो देवेंद्र फडणवीस का नाम में कोई टेंशन नहीं है। परसों कल उनका नाम ही अनाउंस होगा, परसों शपथ ग्रहण हो जाएगी, एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम भी बनेंगे। ये तब तक की जानकारी साहब। एक जरा आज ही शायद कांग्रेस के नेता मिलने वाले थे ना इलेक्शन कमीशन से 5 बजे। हाँ, वो हमारी चर्चा रहेगी उस पर कि वो ईवीएम पर शिकायत करने गए। उसमें नाना पटोले भी हैं जो डेलीगेशन कांग्रेस पार्टी ने भेजा है। वो जाकर के क्या वहां बताते हैं पता नहीं। उसमें चिदम्बरम जी और कार्ति चिदम्बरम को रख लेना चाहिए, उनका ईवीएम से बड़ा प्रेम। मैं कहता हूं मैं तो सारे चुनाव आराम से ईवीएम से जीता हूं, किसी और को दिक्कत पहले भाई राहुल गांधी चिदम्बरम को कन्विंस कर। इसमें एक चीज बहुत कहा जाता है सौरभ कि लाल कृष्ण आडवाणी ने भी ईवीएम की को लेकर आपत्ति जताई थी, लेकिन इसमें आप देखें इस केस में ये कहने वाले बात ये भूल जाते हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी को जब एक बार चुनाव आयोग की तरफ से बता दिया गया, उन्होंने दोबारा इस बात को रिपीट नहीं किया। उनको ये बात समझ में आ गई। मायावती एक बार उन्होंने आपत्ति जताई, मायावती को जब बता दिया गया था फिर वो रिपीट नहीं करती थी इस बात को। तो अगर आपको कोई समस्या, जैसे फॉरेन का उदाहरण दिया जाता है कि फॉरेन में भी ऐसे हैक हो गया था, वहां के जो ईवीएम थे वो इंटरनेट से कनेक्टेड थे, यहाँ कनेक्टेड ही नहीं है। तो एक सारी मशीनें स्टैंड अलोन मशीनें, तो डम मशीन नहीं, अब वो दूसरे लेवल पर चले गए ना। वो 99% वाली ईवीएम यूज करते हैं, मतलब एक घर में चोरी वाली रखी हुई है, उसमें भर के अंदर से उसमें फीड किया हुआ वो लगा देते हैं बड़ा तो जब गिनती होती है उस वक्त। तो बल्कि ये तो देखिए कांग्रेस कभी हार स्वीकार नहीं करती। ये तो ईवीएम पे बोल रहे हैं। आप याद कीजिए 1989 के इलेक्शन के रिजल्ट को राजीव गांधी ने क्या बोला। अभी वो उन्होंने कहा कि बीजेपी को 85 सीट कैसे मिल सकती कुछ ना कुछ गड़बड़, कभी वो कल्पना कर सकते थे। फिर उन्होंने जो है आंकड़े दिए, 8% कहा कि 1984 में जो है 8% मिला, 2 सीटें आई,
और 12% मिला 89 में और सीटें हो गई 85, ये कैसे हो सकता उस है? हिसाब से तो हमारी सीटें 500 होनी चाहिए, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ये कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्या है गड़बड़ वो है? भी उनकी सरकार में भाजपा ने बैलेट चोरी कर और ईवीएम को ऐसे कोसा जाता है जैसे बैलेट के मामले में तो बड़ा आदर्श स्थिति था, ईवीएम का इस्तेमाल इसलिए हुआ कि बैलेट पे धज्जियां उड़ रही थी। देखिए बैलेट वैसे तो बंदूक के उनमें हमने सामने ठप्पे लगते हुए देखे हैं पिक्चरों हम लोग चर्चा करते हैं, कोई कहा चलो ठीक है बोलने दो किसी को, लेकिन ये चर्चा भी हानिकारक है। बहुत हानिकारक किसी के मन में तो वो बीत जा रहा है ना शंका। आपको लगता है कांग्रेस इस कहानी को बढ़ाएगी? कोशिश, उनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं, वो इसी तरह के नैरेटिव के सहारे ही आगे बढ़ सकते हैं कि मतलब जैसे इस कश्मीर में स्थिति जनादेश खराब की हो गई। लेजिटिमेसी न रहे, कांग्रेस का उद्देश्य ये है। और वैसे भी सौरभ ईवीएम से वो बात बने, किसी और बात से बात उनके बने। चारों पांचों नैरेटिव को उठा के देखें तो ग्राउंड से उसका कोई कनेक्शन नहीं, फैक्ट से उसका कोई कनेक्शन नहीं। जैसे जम्मू कश्मीर खराब स्थिति, वहां पे आप जाके स्नो के साथ खेल रहे हो, आप खराब बोलोगे, ये बोलोगे कि कुछ इंडस्ट्रीज ने देश को ऐसे कर उनके दिया, साथ खुद टाइप करोगे, उनके अपने साथ खुद टाइप करोगे। तो नहीं, ये सारी टाइप चीजें- छोड़िए, उन्होंने अडानी की कंपनियों में इन्वेस्ट करके पैसा कमाया है। सभी कमा लिया है। राहुल गांधी ने उनके परिवार ने, नहीं, परिवार ने खुद राहुल गांधी ने उनके affidavit उनका देखा। पोर्टफोलियो तो अब निकाल लिया ना उनका लोगों ने। portfolio। एनीवे आपके नाम से कह दिया है मैंने, फडणवीस जी बन रहे हैं। ठीक है। हाँ, सब कोई